नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। तो देखिए, बिहार पुलिस एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के नोट से आज के इस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ के सारे प्रश्न आपके बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को क्लास में ही याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके पास अब काफ़ी कम समय बच गया है, तो आपका रिवीजन अगर हो जाता है तो आप प्रश्न को आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व करके आ सकते हैं। प्रश्न गलत होने का चांस नहीं होगा, इसलिए आप सभी लोग अपना थोड़ा सा वक्त निकाल करके इस सेशन के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, जिससे आपका हर एक टाइप का प्रश्न एग्ज़ाम से पहले कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशन आनंद सर के टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करना, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा आपके फ़ोन पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है। देखिए, नहीं पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप पे कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है, नेपाल भी शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। इसके साथ साथ भूटान भी शामिल है, मालदीव भी शामिल है, ठीक है, बांग्लादेश भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है और भारत भी शामिल है, ठीक है। लेकिन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। किस हिमालय में हुआ है प्रादेशिक विभाजन, कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय का? आपसे प्रश्न यही पूछा जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप सभी लोग, हिमालय को प्रादेशिक तौर पर 4 वर्गों में बांटा गया है और इस 4 वर्गों में बांटने का काम सिडनी बुराड नामक विद्वान ने किया है, ठीक है। सिडनी बुराड नामक विद्वान का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिडनी बुराड ने प्रादेशिक तौर पर हिमालय को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कश्मीर हिमालय तथा हिमाचल हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हुआ है। इसके लिए आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब हिमालय में हुआ है, ठीक है। अगर आप भी प्रश्न 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बताए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। यहीं से आपसे अगर पूछ ले पंजाब हिमालय की लंबाई बता दीजिए, तो ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। और किन नदियों के बीच में है? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु तथा सतलज, ठीक है। सिंधु तथा सतलज नदी का संबंध किससे हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पंजाब हिमालय से हो जाएगा, ठीक है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी का उदाहरण है? अनुवर्ती नदी का उदाहरण कौन सी नदी है, आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए, यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टि से। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस बात को समझिए कि अनुवर्ती नदी किसे कहा जाता है, यानी कि जो नदी ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ किसका उदाहरण है? तो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए, अनुवर्ती नदी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोदावरी नदी, ठीक है। चौथा प्रश्न है, देखिए 4 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार से संबंधित नहीं है? बिहार से संबंधित परियोजना कौन नहीं है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिए,
गंडक परियोजना का संबंध अगर पूछा जाए तो बिहार से भी है, ठीक है, यूपी से भी है, और ध्यान रखिएगा एक देश है जिसका नाम क्या है, नेपाल से भी है, ठीक है, नेपाल से भी है। वही रिहंद परियोजना का संबंध पूछा जाए तो इसका संबंध ध्यान रखिएगा यूपी से है, ठीक है। कोसी परियोजना का अगर आपसे संबंध पूछ ले तो ध्यान रखिएगा बिहार और नेपाल, बिहार और नेपाल से संबंधित परियोजना क्या नाम क्या है, कोसी परियोजना। वही वाणसागर परियोजना का बात किया जाए, ध्यान रखिएगा वाणसागर परियोजना का बात किया जाए तो सोन नदी पर बनाया गया है और यह परियोजना का संबंध बिहार और मध्य प्रदेश से है, ठीक है। तो देखिए किस परियोजना का संबंध बिहार से नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, रिहंद परियोजना यूपी से संबंधित है, बिहार से नहीं है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। चलिए बताइए 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न के लिए जो लोग भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फ्लोन बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। यानी कि 5 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, फ्लोन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 6 नंबर, चंबल का बीहड़ प्रदेश, ठीक है, चंबल का बीहड़ प्रदेश किस प्रकार के मृदा अपरदन का प्रकार है, किस प्रकार के मृदा अपरदन का प्रकार है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनालिका अपरदन, ठीक है, अनालिका अपरदन प्रश्न 6 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चारा इमारती लकड़ी और बांस पर सर्वाधिक आश्रित राज्य कौन सा है। चलिए बताइए प्रश्न 7 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए प्रश्न 7 के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को प्राप्त है। देखिए ड्रिप सिंचाई विधि की खोज का श्रेय किस देश को प्राप्त है, आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर देश आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इजराइल का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि का नाम दिया गया है और उससे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है, ठीक है। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बात किया जाए अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहा जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में वेवर कहा जाता है और राजस्थान में वत्रा कहा जाता है। DCB यह तीनों विकल्प दिया हुआ सही है। वही देखिए नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा मेघालय में स्थानांतरित कृषि को कोमान नहीं कहा जाता है, ठीक है, कोमान नहीं कहा जाता है। कोमान किस राज्य में कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, कोमान कहा जाता है, ठीक है। वही मेघालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, तो बोगमा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, बोगमा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए नहीं पूछा है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 10 नंबर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनता है। देखिए प्रश्न पूछा है आपसे, निम्नलिखित में किस लौह अयस्क में सर्वाधिक लौह अंश पाया जाता है, सर्वाधिक लौह अंश किस लोहे के अयस्क में पाया जाता है, आप सभी को बताना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का काफ़ी लोग गलत जवाब बताएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न के लैंग्वेज को पढ़ करके तब आप लोग अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। देखिए अगर 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा मैग्नेटाइट, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है सर्वाधिक लौह अंश, तो ध्यान रखिएगा इसमें लगभग 72% लौह अंश पाया जाता है, ठीक है। वही हेमेटाइट में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यानी कि 60 से 70% लौह अंश पाया जाता है, ठीक है, लौह अंश पूछा गया है, ठीक है। यहीं पर लिमोनाइट का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा लिमोनाइट में 40 से 60% लौह अंश पाया जाता है, ठीक है, 40 से 60%। वही बात किया जाए सीडेराइट में तो ध्यान रखिएगा यानी कि 40% से अधिक लौह अंश पाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक लौह
अंश पूछा गया था, इसलिए आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ मैग्नेटाइट। यहीं पर अगर लैंग्वेज को चेंज करें और आपसे यह पूछ ले कि सर्वाधिक लौह की प्राप्ति लोहे के किस अयस्क से किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हेमेटाइट हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। लेकिन सर्वाधिक लौह अंश पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में है? भाग्यम तेल क्षेत्र किस राज्य में है, आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा। असम में क्या है, डिगबोई कहाँ है? असम आप लोग ध्यान रखिएगा, डिगबोई आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भाग्यम आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन असम से संबंधित आप लोग ध्यान रखिएगा डिगबोई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आप सभी को बताना है। देखिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा यह उद्यान ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। महाराष्ट्र में भी है इसका विस्तार, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑप्शन में महाराष्ट्र कहीं नहीं है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, मोजाब रेगिस्तान अवस्थित है। मोजाब रेगिस्तान किस महादेश में अवस्थित है, आप सभी को बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा उत्तर अमेरिका महादेश में, यानी कि उत्तरी अमेरिका महादेश में ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, मोजाब रेगिस्तान अवस्थित है, ठीक है। आपके 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पवन सहारा रेगिस्तान में चलती है? सहारा रेगिस्तान में कौन सी पवन चलती है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा हरमट्टन, ठीक है, हरमट्टन का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, सहारा रेगिस्तान में चलने वाली पवन है, ऑप्शन नंबर ए होगा 14 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड के मूल निवासी को क्या कहा जाता है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा माओरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न के लिए माओरी कहा जाता है, न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा सत्यमेव जयते अथर्ववेद से लिया गया है, ठीक है, अथर्ववेद से लिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे उपनिषद पूछ ले तो मुंडको उपनिषद आप लोग ध्यान रखिएगा, जो किसका उपनिषद है, अथर्ववेद का ही है, ठीक है। तो देखिए मुंडको उपनिषद नहीं दिया गया है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा सबसे प्राचीनतम वेद अगर आपसे पूछ ले तो ऋग्वेद का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 17 नंबर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? कब विभाजित हुआ आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म का जो प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था, और देखिए कब हुआ था, तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे ध्यान रखिएगा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। और इस समय जो मगध के राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 322 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 298 ईसा पूर्व आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन डेट नहीं दिया गया है, लेकिन राजा का नाम दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 18 नंबर, पूछा गया है आपसे कवि वाणभट्ट निवासी था, मतलब कहाँ का निवासी था कवि वाणभट्ट, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा
कवि बाण भट्ट का निवास स्थान थानेश्वर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहीं से पूछा जाता है कादम्बरी किसकी रचना है, कादम्बरी किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा कवि बाण भट्ट का है। और हर्ष चरित्र के रचनाकार कौन है, तो कवि बाण भट्ट ही है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, चोल काल में कदीमे का अर्थ था, चोल काल में कदीमे का अर्थ क्या था, आप सभी से पूछा गया है प्रश्न, आप सभी को बताना है। देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भू राजस्व या लगान, ठीक है। भू राजस्व या लगान को चोल काल में कदीमे कहा जाता था, ठीक है। आपके 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, सूत्रालंकार निम्नलिखित में से किसकी रचना है। देखिए बताना है सूत्रालंकार निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा 20 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष की रचना है, ठीक है। 20 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, वेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया, वेहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया, आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 21 के लिए सही जवाब महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, यानी कि 21 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा यह युद्ध 1008 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। यानी कि पंजाब के शाही वंश के जो राजा थे जिनका नाम क्या था, आनंदपाल, ठीक है। आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच वेहिंद का युद्ध हुआ था, ठीक है। आपके 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास का तात्पर्य बताना है। देखिए मदद ए मास का तात्पर्य आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, मदद ए मास कहा जाता था, ठीक है। 22 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब रूसो की रचना है, ठीक है। रूसो 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 24 नंबर, 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था आप सभी से पूछा गया है। और देखिए यह प्रश्न आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को सॉल्व करते होंगे तो यह प्रश्न आपको मिला होगा। देखिए इसका तात्कालिक कारण पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय 1917 के रूसी क्रांति का क्या था, तत्कालीन कारण था, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 25 नंबर आपका, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप सभी से स्थान पूछा गया है कि किस स्थान पे हुआ था, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, राधानगर, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। यहीं से पूछा जाता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था, ठीक है। 1828 आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन जन्म स्थान पूछा गया है, ध्यान रखिएगा राधानगर बंगाल, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य नहीं रहे थे, कौन नहीं रहे थे प्रार्थना समाज के संस्थापक सदस्य, आप सभी से पूछा गया है। ध्यान रखिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ था और इसके जो संस्थापक सदस्य पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि आत्माराम पांडुरंग भी थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे और एमजी रनाडे भी थे, ठीक है। लेकिन प्रश्न में देखिए नहीं पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर, मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, कौन थे कांग्रेस के आधिकारिक
वार्ताकार आप सभी से पूछा गया है, पूछा जाता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया। ध्यान रखिएगा मार्च 1942 में आया। और देखिए इसके साथ जो वार्ताकार कांग्रेस के सदस्य थे मौलाना आज़ाद भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बी तथा सी दोनों, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस प्रांत से हुई। देखिए कौन सा प्रांत से हुआ था, आप सभी से प्रश्न पूछा गया है। ध्यान रखिएगा भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 1922 इलाहाबाद से शुरू हुआ था। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है 29 नंबर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का श्रेय किस वायसराय को प्राप्त है। किसे प्राप्त है आप सभी को बताना है। तो देखिए भारत में भारतीय भाषा में छपने वाले पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए सन 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम लाया था। ठीक है, इस अधिनियम को समाप्त लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था। ठीक है, तो देखिए समाप्त किसने किया था पूछा गया है आपसे। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन हो जाएगा। वही पूछा जाता कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, समाप्त पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। 1857 की क्रांति में जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। जबलपुर से नेतृत्वकर्ता ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रघुनाथ शाह था। कौन था, रघुनाथ शाह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके साथ एक और व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा शंकर शाह। ठीक है, शंकर शाह, ये दोनों व्यक्ति मध्य प्रदेश से आप लोग ध्यान रखिए जबलपुर से 1857 के क्रांति का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। यही पूछ ले कि जबलपुर से 1857 की क्रांति का दमनकर्ता अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो क्लार्क का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डीप में प्रश्न है लेकिन आपसे पूछा जाएगा क्या, ध्यान रखिए। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस क्षेत्र से किया, तो ध्यान रखिएगा बिहार यानी कि जगदीशपुर। ठीक है, यानी कि बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में विधि मंत्री थे। विधि मंत्री कौन थे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर क्या थे, विधि मंत्री थे। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पद किस देश की संविधान से ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है पूछा गया है आपसे। ध्यान रखिएगा 32 के लिए सही जवाब आपका हो जाएगा यानी कि यूएसए आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूएसए का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। देखिए आपसे पूछा गया है प्रश्न का सही जवाब आपको 4 ऑप्शन में दिया गया है, कोई एक ऑप्शन बताना है कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी गोरखानाथ बनम पंजाब 1967 में इस बात को कहा गया। यही पूछ लिया जाए कि किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो ध्यान रखिएगा केशवानंद भारती बनम केरल राज्यवाद 1973। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए संविधान की मूल आत्मा है यानी कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। किसमें कहा गया, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा गोरखानाथ बनम पंजाब 1967। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा में शामिल है। देखिए मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग किस में आता है, तो ध्यान रखिएगा 3 में आता है। किस में आता है, 3 में आता है। अगर अनुच्छेद का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा 12 से लेकर के यानी कि 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक किसका उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ठीक है, अब आप लोग देखिए 12 से आगे और 35 के बीच में कौन सा अनुच्छेद है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 25 है। ठीक है, अनुच्छेद 25 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 34 के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 36 जो हो जाएगा यानी कि
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये अगला प्रश्न 35 नंबर, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। विधेयक पारित होता है, आपको 4 कंडीशन दिया गया है, पढ़ना है और आपको इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। देखिए संयुक्त अधिवेशन के लिए, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन में अगर विधेयक पारित का बात किया जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत के द्वारा। 35 के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित कौन करता है, आप सभी को बताना है। तो देख लीजिए प्रश्न के लिए ऑप्शन आपके सामने है, आप सभी को इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुनः निर्वाचन के लिए जो योग्यता है संविधान के अनुच्छेद 63 में है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, यहीं पे अगर बात किया जाए अनुच्छेद 56 का, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के पदावधि के बारे में जानकारी देता है। और अनुच्छेद 58 आपसे पूछ ले, अनुच्छेद 58 आपसे पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की अर्हताएं यानी कि शपथ के बारे में जानकारी देता है। और यहीं पे पूछा जाए अनुच्छेद 59 के बारे में, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति होने के लिए आवश्यक शर्त के बारे में जानकारी देने वाला जो अनुच्छेद हो जाएगा 59 आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा पारित किया, यानी कि कब पारित किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यान रखिएगा 1986 ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न है, संसद सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य होता है। स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 39 नंबर, वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के कौन से प्रस्ताव की पूर्ति करता है। कौन से प्रस्ताव की पूर्ति करता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए 39 के लिए आपका जो सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। वर्ष 1995 में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम के प्रमुख प्रस्ताव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को उनके पद से हटाने के अधिकृत कौन है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। ठीक है, जबकि नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्यपाल की संतुष्टि के बिना विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता है। देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदान की मांग। ठीक है, जबकि धन विधेयक का बात किया जाए तो राज्यों में धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है और प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमति से आता है। ठीक है, राज्यपाल की अनुमति से ही किस में आता है, विधानसभा में आता है धन विधेयक राज्यों में। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न है, भारत संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित में से किस शक्ति का विभाजन नहीं है। किस शक्ति का विभाजन नहीं है, आप सभी को बताना है। देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा न्यायपालिका का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न है, भारत में ईवीएम द्वारा वोटिंग पहली बार कब हुआ था। तो ईवीएम के द्वारा वोटिंग जो हुआ था पहली बार, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा आपके प्रश्न का सही जवाब 1982 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा केरल विधानसभा चुनाव 1982। ठीक है, लगभग 50 बूथों पर ईवीएम से वोट कराया गया था। ठीक है, तो देखिए पहली बार पूछा गया है तो केरल राज्य आप लोग ध्यान रखिएगा कब, 1982 आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। 44 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2002 में गठित परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा कुलदीप सिंह का नाम ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा।
45 नंबर प्रश्न है, मेघालय राज्य का गठन किस राज्य के विभाजन से हुआ? किस राज्य के विभाजन से हुआ आप सभी को बताना है। तो देखिए असम के विभाजन से हुआ। कब हुआ इसका गठन? तो ध्यान रख 22वां संविधान संशोधन 1969। ठीक है, तो देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न है, आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? आगा का कप का संबंध किस खेल से है आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा इसका संबंध हॉकी से है। ठीक है, हॉकी आप लोग ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है आपका, गोल्फ किस परिषद में खेला जाता है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, कोर्स परिषद में खेला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 48 नंबर प्रश्न है, बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान रखिएगा, उपभोग व्यय एवं निवेश में गिरावट अर्थात समग्र मांग में कमी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 49 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 49 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर के षणमुखम सेठी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए 50 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 51 नंबर प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई क्या है? क्यूरी है। ठीक है, 51 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अविमीय राशि है? कौन अविमीय राशि है? तो ध्यान रखिएगा विकृति क्या है? अविमीय राशि है। 52 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, समुद्र में प्लवन करते आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कौन सा भाग कितना भाग ऊपर रहता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 8/9 भाग ऊपर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 54 नंबर प्रश्न है, सूर्य की द्रव्यमान का अधिकतम स्रोत क्या है? सूर्य की द्रव्यमान का अधिकतम स्रोत क्या है आपसे पूछा गया है। हाइड्रोजन आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 55 नंबर प्रश्न है, संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब पर प्रभाव आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, घटता है। क्या होता है? घटता है। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है, यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनंत हो जाता है, यानी कि अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है, बरसात के मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देने का कारण क्या है? बहुत दूर तक सुनाई देने का कारण क्या है? ध्यान रखिएगा आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण काफ़ी दूर तक ध्वनि की आवाज़ सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर सी होगा 57 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 58 नंबर, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? देखिए मान लीजिए एक कोई दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है। ठीक है, ई पी बिंदु होता है यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और वक्रता केंद्र मान लीजिए ये क्या है? सी है। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा को पूछा गया है, क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 59 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? कौन सी राशि समान होती है आप सभी को बताना है। तो देखिए समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है? 1/RP बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करके होता है। ठीक है, तो राशि समान कौन रहता है? तो ध्यान रखिएगा 59 के लिए सही जवाब विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दो कणों के बीच आवेशित मेसॉन का विनिमय होता है? किसके बीच होता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है,
61 नंबर प्रश्न है, कोयले का भंजक श्रवण किया जाता है। कोयले का भंजक श्रवण किया जाता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, वायु के अनुपस्थिति में भंजन होता है, सॉरी भंजक होता है वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन समांग है, यानी कि संपूर्ण भाग एक समान जिस विलयन का होता है उसे क्या बोलते हैं, समांग विलयन बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक विलयन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिटिलीन का संरचना सूत्र है। एसिटिलीन का संरचना सूत्र आपसे पूछा गया है, ऑप्शन देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। 63 नंबर प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ा रहता है एकल बंध से और दोनों कार्बन त्रिबंध से जुड़ा रहता है और इसके साथ हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर, मानव मूत्र की प्रकृति होती है, कैसी होती है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होता है, चूंकि इसका पीएच 5.5 से ध्यान रखिएगा 7.5 के बीच होता है, ठीक है। तो यह दोनों आ जाएगा, 7 से अधिक होने के बाद क्षारीय हो जाता है और 7 से नीचे होने के बाद क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। तो इसकी प्रकृति दोनों हो जाएगा, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों, ठीक है। चलिए 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं। किसमें आयनिक यौगिक घुलनशील होता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव अमोनिया में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 66 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, परमाणु रिएक्टर में डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चलिए बताइए 66 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो नाभिकीय ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न है, कैलामीन किस धातु का अयस्क है। कैलामीन किस धातु का अयस्क है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी को जिंक का अयस्क है, ठीक है, जिंक का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 68 नंबर, ओजोन परत को नष्ट करने की अभिक्रिया शुरू होती है निम्न ताप पर, अधिक ताप पर या किस ताप पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ओजोन परत का रासायनिक सूत्र O3 होता है और पृथ्वी से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत, और इसे नष्ट कर रहा है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसे नष्ट कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है। देखिए इसकी अभिक्रिया किस ताप पर शुरू होता है, यह पूछा गया है, प्रश्न काफी डीप में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा निम्न ताप पर, ऑप्शन नंबर ए होगा 68 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र आपसे पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा 69 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CnH2n-6 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम रबड़ तैयार करने के लिए आइसोप्रीन में किसको मिलाया जाता है। आइसोप्रीन में किसको मिलाया जाता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी, सोडियम को मिलाया जाता है। किसे मिलाया जाता है, सोडियम, आप लोग ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस आइसोप्रीन के साथ इस सोडियम को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके कृत्रिम रबड़ तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 71 नंबर, द्रव गैस तथा विलय के अणुओं का उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन क्या कहलाता है। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र अणु की ओर गमन जो होता है, ध्यान रखिएगा 71 के लिए सही जवाब विसरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न है, पौधे के सभी कोमल भाग में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो पौधे के सभी कोमल भाग में पाए जाने वाले उत्तक को मृदु उत्तक कहा जाता है, ठीक है, मृदु उत्तक कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 72 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 73 नंबर, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा जीवाणु का उपयोग होता है, ठीक है, जीवाणु आप लोग ध्यान रखिएगा। 74 नंबर प्रश्न है, इकोटोन का अर्थ क्या होता है। इकोटोन का अर्थ आप सभी से पूछा गया है, ध्यान रखिएगा जहां दो बायोमास मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, इकोटोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा 74 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 75 नंबर प्रश्न है, कियोटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था। किस वर्ष प्रभावी हुआ था। तो ध्यान रखिएगा प्रभावी पूछा गया है, प्रभावी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 75 के लिए सही जवाब 2005 में हुआ था, लेकिन सम्मेलन पूछ लिया जाए 1997 आप लोग ध्यान रखिएगा।
कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है, कहाँ होता है उद्गम, आप सभी को बताना है। तो देखिए 76 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, अस्थिमज्जा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 77 नंबर प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रिन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, बाकी ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन क्या है? पाचक एंजाइम है। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए आप सभी लोग। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से भरी होती है। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न है, वार्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स है एक, क्या है वार्मिंग फॉर्म अपेंडिक्स, आप सभी को बताना है। तो देखिए यह हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी अवशेषी अंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 79 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा। 80 नंबर प्रश्न है, श्वेत फुस्फुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुस्फुस रोग किसमें पाया जाता है आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा कागज के उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 81 नंबर प्रश्न है करेंट अफेयर का। देखिए करेंट अफेयर के जो भी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न को रट जाइएगा। ठीक है, देखिए पूछा गया हाल ही में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। ध्यान रखिएगा काफ़ी चर्चा में प्रश्न है और आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा 81 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव कुमार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 82 नंबर, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, पहली महिला महासचिव कौन बनी है आप सभी को बताना है। देखिए 82 के लिए सही जवाब ध्यान रखिएगा एस्टेले सेलो का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न है, पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कारी इसाद आम को 2023 का जीआई टैग मिला है, किसे मिला है? तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, सॉरी कर्नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्नाटक आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 85 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान समय में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 85 के लिए सही जवाब प्रीतिंकर दिवाकर का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 86 नंबर प्रश्न है, नोमांडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है, बताइए किस देश के बीच में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा 86 के लिए आपका सही जवाब क्या होगा, मंगोलिया के साथ हुआ है। ठीक है, मंगोलिया आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, कहाँ पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश में हुआ। ठीक है, बांग्लादेश आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 88 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 8वां स्थान है। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम में, इससे एक प्रश्न जरूर रहेगा। हाल ही के दिनों में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? देखिए आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और यहाँ पर देखिए 14 नहीं होगा 4 होगा। ठीक है, 14 को 4 बना लीजिए। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी LVM-3N4 के माध्यम से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14 जुलाई आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेडन बेबुलर देखा गया? बताइए 91 के लिए सही जवाब क्या होगा? ध्यान रखिएगा दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है? यूपी। आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 नंबर, देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारोत्तोलन से है, किसका संबंध है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर
सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। श्री विकास ठाकुर का नाम ध्यान रखिएगा। करेंट अफेयर के काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 93 नंबर प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का किताब किसे दिया गया है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा 93 के लिए ऑप्शन नंबर बी पंकज त्रिपाठी को मिला है, ठीक है। पंकज त्रिपाठी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्जी गोस्पोडिनोवा को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस आपसे पूछा गया है 5 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है मैथ का। आप लोग मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैथ का प्रश्न सॉल्व करना नामुमकिन है, ठीक है। चलिए 96 के लिए सही जवाब क्या होगा मैं बता देता हूँ, आप लोग जरूर प्रयास कीजिएगा। 70 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 97 के लिए आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी आएगा 125/9% आ जाएगा, ठीक है। यहीं पे 98 नंबर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। तो 98 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा, ठीक है। और वहीं 99 नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो देखिए रीजनिंग के प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। पर आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो सही जवाब आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। और 100 नंबर प्रश्न देख लीजिए, रीजनिंग का है और बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्जाम हुआ था इस लेवल का और इसी टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और देखिए शायद यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न को जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेट में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। बताइए आपका कितना स्कोर 100 प्रश्न में हो पाया है अभी, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चाहते हैं इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना, तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो सके, ठीक है। और देखिए एक आवश्यक सूचना है आप सभी के लिए कि डेली रात के 8 बजे आप लोग ध्यान रखिएगा, डेली रात के 8 बजे आज से यानी कि साइंस का स्पेशल क्लास चलेगा, ठीक है। और साइंस का हम वे सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा देंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में 99% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग 8 बजे वाला क्लास मत छोड़िएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।